नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। दोस्तों एग्जाम लगातार आते जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि साइंस का वेटेज हर एक एग्जाम में बढ़ता जा रहा है और हमारा क्या चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है। ध्यान से सुनना, रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस आपके धातु, अधातु, आवर्त सारणी। तो कौन कौन से चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए प्यारे दोस्तों? हमने कर लिया रसायन विज्ञान एक परिचय, उसके बाद में हमने पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, द्रव की परमाणु संरचना, परमाणु क्या है, अणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, संयोजकता और रासायनिक बंध, कौन कौन सी संयोजकता, कौन सी वैलेंसी होती है, ये हम बात कर चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर चुके हैं, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ऊष्मीय, ऊष्माक्षेपी, अवशोषी, सारी। अम्ल क्षार लवण की बात कर चुके हैं, कौन से अम्ल होते हैं, कौन से क्षार होते हैं, कौन से लवण होते हैं, कौन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, सारी चीजें। और आवर्त सारणी पर हमने बात करी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, अष्टक सिद्धांत किसने दिया, त्रिक सिद्धांत किसने दिया। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 8 पर, धातु, अधातु एवं मिश्र धातु। अब ये धातु क्या है, अधातु क्या है, मिश्र धातु क्या है, उपधातु क्या है, इसको जानने के लिए प्यारे दोस्तों आप अपनी रामायण किताब को लेकर बैठिए और एक हाईलाइटर लेकर बैठना है। मैं जो बोलूंगा हाईलाइट करना है और जितनी चीजें मैं एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा वो आपको लिखते हुए चलना है, ताकि क्या हो सके, आप पेपर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। मैं आपसे बोल रहा हूं धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको अभी 2 मिनट बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं धातुओं के बारे में, मेटल के बारे में। तो सर ये धातु क्या होती है? आपके मन में, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, धातु क्या है, या पेपर वाला पूछेगा धातु क्या है, तो आप बोलोगे सर ये देखिए हम गले में जो चैन पहने हुए हैं, हाथ में जो घड़ी है, हमारे जो घर के सर दरवाजे हैं वो लोहे के बने हैं, मम्मी के गहने चांदी के बने हुए हैं, सोने के बने हुए हैं, हीरे की अंगूठी हमने किसी को दिलवाई है, दिलवाने का वादा किया है। तो ये सारी की सारी चीजें सर क्या है, मेटल हैं, धातु हैं। तो आखिर ये धातु क्या हमें कहीं पर डली मिल जाती हैं? आखिर ये धातुएं मिलती कैसे हैं, प्राप्त कैसे होती हैं, उस पर अब हम बात करने वाले हैं एक एक चीज पर। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले धातु। धातु बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो धातु है ये प्राप्त कहां से होती है? तो धातु, हमें धातु को प्राप्त, ध्यान से सुनना, सबसे पहले ये क्या है, पृथ्वी है। हम क्या रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के अंदर तमाम प्रकार के धातु, अधातुएं पाई जाती हैं, उपधातुएं पाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पृथ्वी की खुदाई करते हैं। तो पृथ्वी से हमें क्या मिलता है, खनिज प्राप्त होते हैं। पृथ्वी से प्यारे दोस्तों हमें क्या प्राप्त होते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं, मेटल प्राप्त, नॉर्मली खनिज, मिनरल्स प्राप्त होते हैं। तो सर मिनरल्स तो बहुत सारे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, अनंत हो सकते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स से प्यारे दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है, अयस्क प्राप्त होता है। मिनरल से, खनिज से हमें अयस्क प्राप्त होता है। अयस्क, अयस्क बोले तो और प्राप्त होता है। ये जो अयस्क होते हैं ना, ये अलग अलग धातुओं को जन्म देते हैं, मतलब अलग अलग धातुओं के अलग अलग अयस्क होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भैया बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। पारे का सिनेबार अयस्क होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क होता है। तो अयस्क से क्या प्राप्त किया जाता है, अयस्क से वास्तव में धातु प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले पृथ्वी में खनिज होते हैं, खनिज से अयस्क प्राप्त होता है, अयस्क से हमें धातु प्राप्त होती है। और इस प्रकार से खनिज से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धातु कर्म, मेटलर्जी कहा जाता है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कि पृथ्वी से खनिज को प्राप्त किया जाता है, खनिज से अयस्क मिलता है, अयस्क को शुद्ध करके धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, धातु कर्म कहा जाता है। अब सर अयस्क से किस प्रकार से धातु प्राप्त करेंगे? हमने तो सुना है कोई कोई सी धातु प्रकृति में जैसी हैं वैसी ही पाई जाती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अयस्क से धातुओं को प्राप्त करने की विधियां। तो जब हम अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं, अयस्क से धातु प्राप्त करना, धातु को प्राप्त करना, अयस्क से जब हम धातु को प्राप्त करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ जितने लोग देख रहे हैं। इसको यहां रख देते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु निष्कर्षण। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भैया
जो धातुएं हम अयस्क से प्राप्त करते हैं, लोहा जब हेमेटाइट या मैग्नेटाइट से प्राप्त किया जाएगा, बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाएगा, सिनेबार से पारा प्राप्त किया जाएगा, तब ध्यान से सुनना, हमें उस प्रक्रिया को क्या कहना पड़ेगा या क्या कहेंगे? धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण। तो क्या सर धातुओं के निष्कर्षण की अलग अलग विधियां होती हैं? क्या अयस्क से अलग अलग विधियों के द्वारा हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है? जी हाँ। तो अब ध्यान से सुनना, धातु निष्कर्षण की कुछ विधियां होती हैं। धातु निष्कर्षण की विधियां, धातु निष्कर्षण की विधियां, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, धातु निष्कर्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा सांद्रण, सांद्रण, दूसरा भर्जन, तीसरा निस्तापन, चौथा प्रगलन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर ये विधियों में होता क्या है? तो आप ध्यान से सुनना, आपकी किताब का आपको पेज नंबर 192 खोलकर बैठना है। 192 नंबर का पेज खोलोगे तो सारी विधियां आपको मिल जाएंगी। पांचवी विधि कौन सी आ जाएगी? शोधन। कौन सी आ जाएगी? शोधन आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए कि धातुओं के निष्कर्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, हमें धातुएं प्राप्त कहां से होंगी। तो सबसे पहले सांद्रण, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन और शोधन। इंग्लिश नाम मैंने इनके ऑलरेडी आपकी बुक में लिख कर दे दिए हैं, ध्यान से सुनना। सारे के सारे कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, ठीक है। तो आप उसमें आराम से आप देख सकते हैं पूरे के पूरे नामों को, आप चाहो तो एक बार उनको देख लो इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, अब सर ये क्या क्या होता है धातु निष्कर्षण की विधियों में, सांद्रण में क्या होता है? तो आप पूरा फोकस करना। देखो आप क्या कर रहे हो, जमीन के अंदर से कोई भी धातु प्राप्त करते हो, जमीन के अंदर में धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, वो धातु से चिपक कर आती है। तो जब कोई भी धातु हमें जमीन से प्राप्त होती है अयस्क के रूप में, तो सबसे पहले उस अयस्क से क्या किया जाता है? धूल मिट्टी को अलग किया जाता है। धूल मिट्टी को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, अयस्क से धूल मिट्टी अलग करना क्या कहलाएगा? सांद्रण। अब हमने सांद्रण अलग कर दिया, अब भर्जन में क्या होगा? तो भर्जन में क्या हो जाएगा, जो धातु प्राप्त हुई है अब उसमें कुछ ऐसे विषैले पदार्थ मिले रहेंगे, जैसे आर्सेनिक वगैरह की अशुद्धि रहती है। अगर आर्सेनिक अशुद्धि पाई गई तो क्या हो सकता है, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं और वो धातु को खराब कर सकता है। तो आर्सेनिक वगैरह की अशुद्धि दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो धातु का गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, जिस ताप पर कोई भी धातु पिघल जाती है उस गलनांक बिंदु से हम कम ताप पर, ध्यान से सुनना, जो भी धातु का गलनांक है, क्या बोला मैंने, मेल्टिंग पॉइंट है धातु का, उस मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु से कम तापमान पर वायु की उपस्थिति में जब हम धातु को गर्म करते हैं तो क्या होता है, आर्सेनिक वगैरह की अशुद्धि दूर हो जाती है। तो भर्जन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, मतलब वायु तो उपस्थित रहती है और साथ ही साथ क्या होता है, हम उसे गलनांक से कम पर, गलनांक से कम पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आर्सेनिक की अशुद्धि दूर हो जाती है। लेकिन सर वायु उपस्थित रहेगी तो नमी और वाष्प भी तो रह सकती है उसमें, मतलब वहां पर नमी होगी तो जंग लगने की समस्या हो सकती है। तो नमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, निस्तापन, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की क्या कर देंगे हम, अनुपस्थिति में, कि वायु उपस्थित नहीं रहना चाहिए वहां पर, ध्यान से सुनना। तो वायु की अनुपस्थिति में हम क्या कर देते हैं, कम गलनांक पर, गलनांक से कम पर, गलनांक से कम पर उसको क्या करेंगे हम, गर्म करते हैं। गर्म करेंगे मतलब गलनांक बिंदु पर अगर कर दिया तो पिघल जाएगी, गलनांक बिंदु से कम पर हम उसे गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तो क्या हो जाता है, जल वाष्प भी उससे अलग
हो जाती है। इतना क्लियर हो गया। सांद्रण में धूल मिट्टी अलग कर दी, भर्जन में हमने क्या कर दिया, आर्सेनिक की अशुद्धि दूर कर दी। लेकिन वायु उपस्थित थी, नमी आ सकती है, तो नमी को दूर करने के लिए निस्तापन में हमने वायु की अनुपस्थिति में उसे गलनांक बिंदु से कम पर गर्म कर दिया। अब सर हमें उसमें और ऐसी धातुएं जो उसमें मिली हुई हैं उन्हें अलग करना है, जिनका गलनांक बिंदु, जो धातु हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके गलनांक बिंदु से अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रगलन करेंगे। मतलब उस धातु को प्रगलन मतलब हम गलाएंगे। गलाएंगे मतलब क्या करेंगे, हम उसे उसके गलनांक बिंदु से अधिक के ताप पर गर्म करेंगे। अधिक के ताप पर गर्म करेंगे। जब हम गलनांक बिंदु से अधिक के ताप पर, अब खुद दिमाग लगाओ, कोई भी चीज मान लो ये चाबी है, ये चाबी, इस चाबी में हमें क्या करना है, ये ऊपर वाली धातु प्राप्त करनी है, लेकिन इसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली हुई हैं। तो ये जो चाबी का ऊपरी वाला भाग है, जितने ताप पर ये गल जाएगा हम उतना ताप इसे देंगे ताकि ये गल जाए। ये जैसे ही गल जाता है बाकी और धातुओं का गलनांक और उच्च रहता है, वो धातु नहीं गल पाती है। तो इस प्रकार से हम कुछ धातुओं की छंटनी कर देते हैं। अब हमें जो धातु प्राप्त होती है वहां पर अलग, अब देखो मान लो इसका गलनांक था 500 डिग्री सेल्सियस और पता चला इस नीचे वाली धातु का भी 500 डिग्री सेल्सियस से कम गलनांक था, तो ये भी तो पिघल जाएगी। तो अंत समय में हम क्या करेंगे, शोधन करेंगे। जितनी भी धातुएं अलग अलग हैं उनको फिर हम अलग अलग विधियों से आसवन, प्रभाजी आसवन, अलग अलग विधियों के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, शोधन कर दिया जाएगा। और अंत में आपको क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, जिसका उपयोग हम वस्तुओं को बनाने में कर सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, धातु कर्म क्या होता है, पृथ्वी से खनिजों को निकालकर अयस्कों को अलग कर अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, धातु कर्म बोलते हैं। लेकिन अयस्क से धातु को प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहते हैं। और धातुओं के निष्कर्षण की अलग अलग विधियां हैं, सांद्रण, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन और शोधन। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप रामबाण किताब रख के बैठे हो सामने तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, रामबाण किताब में हाईलाइट कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है? तो धातुओं में ऐसा कौन सा गुण होता है सर, थोड़ा सा हमें ये बताइए, पेपर में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं धातुओं के भौतिक गुण। तो चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो अब हमने देखा, अभी तक हमने धातु, तो अब हम धातुओं के भौतिक गुण देखने वाले हैं, भौतिक अवस्थाएं देखने वाले हैं कि धातुएं दिखती कैसी हैं, धातुएं होती कैसी हैं। तो सबसे पहला ध्यान से सुनना, धातु विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। ये बहुत बढ़िया बात बोल दी इन्होंने। सुनना, धातुएं क्या होती हैं, विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। गुड कंडक्टर मतलब अगर आपके हाथ में लोहे की छड़ है और अगर आपने उससे किसी करंट वाले तार को छू लिया तो क्या होगा, आपको करंट लग जाएगा, आपको झटका लग सकता है और दोबारा आप शायद हाथ लगाने लायक ना बचो, आपके बाल सीधे खड़े हो जाएंगे, शक्ल काली हो जाएगी। ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा सर अगर किसी की शक्ल पहले से ही काली है तो क्या उसे करंट लगा है, ऐसा नहीं है। जिसकी शक्ल जैसी है वैसी रहती है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक। तो अब सुनना, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो सर किसी भी धातु में इलेक्ट्रिसिटी कैसे चली जाती है? भाई साहब उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत मजबूत बंध ना बनाकर खुले हुई अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो जाता है। तो मतलब धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। और ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक। ऊष्मा की भी क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। मतलब इनमें अगर आप कोई चीज गर्म कर रहे हो, गर्म चीज पर अगर आप लोहे की छड़ रख दो, चांदी को गर्म करो, सिल्वर आप गर्म कर रहे हो तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगी। तो अब आपसे पेपर में पूछा जाता है विद्युत एवं ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक कौन है? तो आप बोल दोगे सर विद्युत एवं ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक धातु, सबसे अधिक सुचालक
क्या होती है? चांदी। क्या होती है? चांदी। चांदी को बोलते हैं Ag। क्या बोला जाता है? Ag। तो याद रखना, विद्युत एवं ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी होगी? तो चांदी हो जाएगी। और आपसे पूछा जाएगा कि भैया कौन सी धातु है जो ऊष्मा का प्रतिरोध करती है, विद्युत की कुचालक होती है? तो यहां पर आप बोल सकते हो कुचालक धातु। कुचालक धातु तो आप बोल दोगे सर सीसा। पीवी के नाम से इसे जानते हैं हम, पीवी के नाम से। ध्यान से सुनना। तो सीसा क्या होता है? ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। अगर आप चारों तरफ से कांच को पैक कर दोगे तो ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाएगी। आपने देखा होगा 4 व्हीलरों में गर्मियों के समय में कभी कभी छोटे बच्चों को अंदर 2, 5, 10 मिनट के लिए छोड़कर चले जाते हैं घर वाले कि 5 मिनट में ही तो आ जाएंगे, और पूरे गेट बंद करके चले जाते हैं। तो गेट जो बंद रहते हैं उसके कारण अंदर उमस होती है। उमस के कारण अंदर की वायु बाहर नहीं जा पाती है, जिसके कारण दम घुटने के कारण कभी कभी बच्चों की मौत भी हो जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव आपने देखा होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या करते हैं? कांच का घर बना दिया जाता है ठंडे प्रदेशों में, जिसके कारण उसमें से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। एक बार गर्मी अंदर आ गई तो पौधों को बार बार गर्मी मिलती रहती है। तो इतना क्या आप सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से अब ध्यान से सुनना। चांदी, सिल्वर विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है, जबकि सीसा धातु वेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको याद रखना है कि सीसा धातु होते हुए भी धातुओं का अपवाद है। क्यों? क्योंकि वे विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। पहला गुण हमने देखा, अगर आपके पास कोई धातु है तो आप कैसे पहचानोगे? तो आप उसका भौतिक गुण देख पाओगे कि सर वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होगी। अपवाद में क्या आ जाएगा? सीसा आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आपके सामने आएगा, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। तो आघातवर्धनीयता का मतलब, चलो इसी पर ही समझा देता हूं। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं मतलब मेलिएबिलिटी का गुण दर्शाती हैं। आघातवर्धनीयता का मतलब जब आप धातुओं को ठोकते हो तो ठोककर वो धीरे धीरे अपने आप को फैला लेती हैं और पतली पतली चादरों में बदल जाती हैं। तो धातुओं में विशेष गुण होता है। अधातु को आप ठोकोगे तो छार छार हो जाएगी, लेकिन धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण होता है, मेलिएबिलिटी का गुण होता है। पेपर में पूछता है आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है? तो धातु को हथौड़े से पीटने पर वह पतली पतली चादर में परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीयता। और पेपर में आता है सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता किसकी है? तो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता होती है सोने की। अगर आप सोने को पीटते हो प्यारे दोस्तों तो सोना जल्दी से फैल जाता है। उसके बाद चांदी, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद कॉपर, तांबा। तो देखिए आप, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेलिएबल मेटल, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है? सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु हो जाएगी आपकी कौन सी? सोना। सोना, ध्यान से सुनना। आपने सोने की भी फॉइल देखे होंगे, बहुत जगह पर मिल जाते हैं, लेकिन सोने के ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, चांदी की वर्क यूज़ करते हैं। तो सोने के बाद किसका नंबर आता है? चांदी। चांदी की वर्क आपने देखी होगी मिठाइयों पर यूज़ की जाती है। मिठाई वगैरह जो हम खाते हैं उस पर जो वर्क रहती है वो चांदी की रहती है। एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग किया होगा आपने, फॉइल रोटी पैक करने में, रोटी बोले तो खाना पैक करने में, रोटी पैक करने में, रोटी पैक करने में। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया सबसे ज्यादा मेलिएबल आघातवर्धनीय मतलब चादरें किसकी सबसे लंबी लंबी बनाई जा सकती हैं? तो आप बोल दोगे सोना, सोने के बाद चांदी, चांदी के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद कॉपर। तांबे की भी ध्यान सुनना, Cu मतलब तांबा। पेपर में कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं देते, तांबा दे देगा और उसके बाद वाली और धातुएं दे देगा, तो आप सभी को पहचानना है। तो ये होते हैं धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहला हमने देखा था कि भैया ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। दूसरा, उनमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीयता सबसे ज्यादा किसकी? तो सोने की, उसके बाद में चांदी की, उसके बाद में किसकी आ जाएगी? एल्यूमिनियम की, और सबसे लास्ट में आएगी कॉपर की। अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट कौन सा। ये आपने ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, गोल्डन फॉइल देखा होगा, सिल्वर फॉइल देखा होगा।
तीसरा पॉइंट आपने देखा होगा, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तीसरा भौतिक गुण क्या है, आप कैसे देख पाओगे धातु है वो, तो तन्यता मतलब तानना। तानना, धातुओं के हम खींचकर लंबे लंबे तार बना सकते हैं, तो लंबे लंबे तार बनाने की को ही हम क्या बोलते हैं, तन्यता बोला जाता है। ध्यान से सुनना, तो लंबे लंबे तार बनाने को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी कहा जाता है। मेलिएबिलिटी मतलब आघातवर्धनीयता, और तानना मतलब तन्यता हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो धातुओं का गुण है तन्यता। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है, सोना। अगर आप सोने का 1 ग्राम ले लो ना, तो 2 किलोमीटर लंबा आप तार बना सकते हो, तो सोना हो जाएगा। चांदी, चांदी सोने के बाद में जाएगी, उसके बाद में एल्यूमिनियम नहीं आएगा, कॉपर आएगा, तांबा आएगा। दोनों में अंतर आपको डिसाइड करना है। चलिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये यहां पर आपको कॉपर दिखाई दे रहा है और यहां आपको एल्यूमिनियम, जबकि यहां पर अगर आघातवर्धनीयता की बात आती तो आघातवर्धनीयता सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है चांदी की तुलना में, कॉपर की तुलना में। और अगर कॉपर की बात आ रही है काय में, तन्यता में, तो कॉपर के वायर हमारे घरों में ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। कूलर आप जब लेने जाओगे गर्मियों के समय में, तो कूलर वाला बोलेगा भैया ये कॉपर वाला कूलर है, कॉपर वायर का यूज किया है इसलिए महंगा है, क्योंकि कॉपर जलता नहीं है और बहुत ज़्यादा लंबा लंबा तार उसका बनाया जा सकता है, जबकि एल्यूमिनियम जल्दी से खराब हो जाता है, जल जाता है। तो 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो आप, ठीक है। और 1 mg गोल्ड से 200 मीटर लंबा आप क्या बना सकते हो, तार। आपको इतना याद रखना है कि भैया सोने की पन्नी पर ही अल्फा कणों की बौछार करके केंद्रक की खोज की गई थी। मतलब आपको इससे क्या सिद्ध होता है, आघातवर्धनीय होता है। और लंबे लंबे तार 2 किलोमीटर लंबा 1 ग्राम से बनाया जा सकता है, मतलब तन्यता का गुण होता है। तो हमने 3 देखे, आघातवर्धनीयता, तन्यता, कुचालक और स्वचालक चीजें। अब आगे बढ़ते हैं और भौतिक गुणों की बात करते हैं। ध्यान से सुनना है, ऐसे ये तार आपने देखे होंगे और आपने देखा होगा धातुएं कठोर होती हैं। आप देखोगे सोने की जब आप अंगूठी पहनते हो, तो सोने की अंगूठी मतलब आपको कठोर लगती है या मुलायम लगती है, कठोर रहती है सोने की। चांदी के जब आप जंजीर पहनते हो, हाथ में चूड़ा पहनते हो, पैर में पायल पहनते हो, बिछुड़ी पहनते हो, तो वहां पर आप देखोगे कड़क रहता है चांदी। लोहा, आप हसिया लेते हो, कुल्हाड़ी लेते हो, दरीता, जो भी आप जितनी भी चीजें यूज करते हो कठोर होती हैं। तो धातुओं का गुण होता है कि आप धातुओं को देखकर बता पाओगे कि धातुएं कठोर होती हैं। लेकिन सर हमें तो कोई कोई सी धातुएं मुलायम दिखाई देती हैं। तो जी हाँ, कुछ धातुएं मुलायम होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये धातुएं अपवाद होती हैं, मतलब ये क्या होती हैं, चाकू से भी काटी जा सकती हैं। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। वायु से क्रिया कर लेती हैं, जल से क्रिया कर लेती हैं, इसलिए मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो याद रखना, लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम धातु इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, सभी धातुएं कठोरता का गुण दर्शाती है, लेकिन कौन सी ऐसी धातु है जो कठोरता का गुण नहीं दर्शाती है, तो सोडियम और पोटेशियम। Na और K मतलब पोटेशियम और Na मतलब सोडियम। इतना क्लियर हो गया। चलते हम आगे। तो ये दोनों आपको याद रखना है, धातुएं कठोर होती हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं पोटेशियम और सोडियम क्या होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। या अगर आप कोई भी सोडियम धातु को अगर आप पानी में रख दो तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। अगर आप कोई भी सोडियम धातु को आप हवा में रख दो तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगी। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, ताकि ये किसी के साथ में क्रिया ना कर पाए। याद रखना, इसीलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ताकि जल, ऊष्मा, वायु आदि के संपर्क में ना आ सके। ये देखो, आप इसे चाकू से नॉर्मली ऐसे काट सकते हो हाथ में पकड़ के, और ये देखो जैसे ही आप हाथ में पकड़ते हो ऑक्सीजन से क्रिया करके इसके ऊपर एक परत सी जमने लगती है। आप देख पाओगे इसे मिट्टी के तेल में, केरोसिन के अंदर, केमिकल के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। क्या इतना क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। धातुएं कठोर होती हैं, और क्या होती है धातुओं की विशेषता, धातुएं चमकीली होती हैं। सर चमकीली कैसे हो जाती हैं? तो चलिए हम देखने वाले हैं, धातुएं चमकीली होती हैं, अभी हम इनको देखेंगे। चलो इसको यहां रख देते हैं। धातुएं कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। चमकीली को क्या बोला जाता है? लस्टरस। चमकीली होती हैं। क्यों चमकीली होती हैं? क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन
मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसके कारण धातुओं में परावर्तन का गुण होता है। क्या होता है? परावर्तन का गुण होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में उनसे टकराकर प्रकाश वापस आ जाता है, जिसके कारण धातुएं चमकीली दिखाई देती हैं। सोना चमचमाता हुआ रहता है, चांदी चमचमाती हुई दिखाई देती है आपको, इसीलिए तो लोग सोना चांदी खरीदना पसंद करते हैं, चमक धमक देखकर। ध्यान देना, तो धातुएं चमकीली होती हैं, साथ ही साथ धातुएं आवाज उत्पन्न करती हैं। आपने रामायण में देखा होगा, जब वो लड़ते हैं, बाहुबली की तलवार देखी होगी, जब वो लड़ते हैं तो टन 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 आवाजें आती हैं। तो याद रखना, धातु जब दो धातु से धातु टकराएगी तो आवाज उत्पन्न करेगी। तो जब आवाज उत्पन्न होगी तो आप समझ जाओगे ये धातु है। तो धातुओं को आप बाहर से देखकर कैसे पहचान पाओगे? तो कुछ हमने भौतिक गुण देखे, जैसे धातुएं कैसी रहती हैं, विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। लेकिन यहां पर हमने देखा कि जो आपका शीशा रहता है वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। दूसरा हमने देखा आघात वर्धनीयता, लंबी लंबी चादरें बनाई जाती हैं। तीसरा हमने देखा तन्यता का गुण पाया जाता है। चौथा हमने देखा धातुएं कठोर होती हैं। पांचवा हमने देखा कि धातुएं आवाज उत्पन्न करती हैं। और छठवां हमने देख लिया चमकीली होती हैं। क्या इतना आप सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं जल्दी बताइए, क्या इतना सभी को समझ में आ गया? अब कुछ धातुएं हल्की होती हैं, कुछ भारी होती हैं। यहां से पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ धातुएं रेयर मिलती हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। सबसे भारी धातु है, हैवीएस्ट मेटल कौन सी होती है? तो ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। ध्यान सुनना, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है इसके अणुओं का, इसीलिए बहुत भारी होती है। जबकि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। इसीलिए आपने आपके मोबाइल देखे होंगे, मोबाइल के अंदर बैटरी लगी होती है, कभी कभी फूल जाती है। तो बैटरी बिल्कुल कम वजन की रहती है। तो क्वेश्चन आता है, मोबाइल की बैटरियाँ किसकी बनी होती हैं? लिथियम की बनी होती है। लिथियम बहुत ज़्यादा हल्की धातु होती है क्योंकि इसका घनत्व कम होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे रेयर कम मिलने वाला तत्व कौन सा? एस्टेटाइन। तो आपकी किताब में इंग्लिश में रेयर नहीं लिखा होगा, वहां पर आप रेयर कर लेना। रामायण किताब सामने रख के बैठे हो ना सभी लोग, तो उस पर हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलना, ताकि एक्स्ट्रा चीजें भी आप लिखते जाओ, मैं बताते जाऊंगा। तो सबसे रेयर कम मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा होता है? एस्टेटाइन होता है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम धातु की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसे सफेद सोना कहा जाता है। यह भी पेपर में क्वेश्चन आता है। सफेद सोने के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग बोल दोगे सर प्लेटिनम को। प्लेटिनम बहुत महंगा आता है, सोने से भी ज्यादा महंगा है। धातु पूछे तो सबसे कठोर धातु, तो आप लगा देना क्या आ जाएगा? प्लेटिनम। और यहीं पर अधातु पूछे तो हीरा लगाना है। ध्यान से सुनना, तो आपको क्या लगाना है? हीरा लगाना है। अधातु पूछे तो। यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? धातु की कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप अब बता दोगे कि धातुएं क्या हैं, धातुएं कैसी दिखाई देती हैं, कौन सी भारी, कौन सी हल्की, कौन सी कम मात्रा में मिलती है, कौन सी कठोर होती है। कठोर मतलब सफेद सोना, प्लेटिनम, और आपका सबसे कम मिलने वाला एस्टेटाइन होता है। अब आपसे पूछा जाएगा धातु निष्कर्षण क्या होता है, धातु कर्म होता है, तो आप बता दोगे। अब हम देखने वाले हैं धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, कि भाई धातुएं जो होती हैं वो जल से क्रिया करेंगी तो क्या बनेगा, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो क्या बनेगा, धातुएं अम्ल से क्रिया करेंगी तो क्या बनेगा। यहां से भी पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम धातुओं पर जाएंगे। बहुत सारी धातुएं हमें पढ़नी है जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और मेरा दावा है कि जितने भी लोग एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, एक भी पेपर में गलत करके नहीं आएगा, अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़कर जाओगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पूरा फोकस करते हैं, ध्यान से सुनना। अब धातुओं के रासायनिक गुण, कि भैया धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, चलिए अब हम देखने वाले हैं। आप चाहो तो आपकी किताब का पेज नंबर कौन सा खोल के बैठ सकते हो आप लोग, आप 193 पेज खोलकर बैठ सकते हो। ध्यान सुनना, अगर आपके पास किताब है तो वहां लिखते चलना कौन सी चीज मैं बता रहा हूं। तो 193 नंबर के पेज को खोलकर देख लेना। अब रासायनिक, धातुओं के रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में पहला गुण क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया।
धातुएं अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, बिल्कुल सरल है। धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। जब धातुएं क्या काम करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, मेटल ऑक्साइड की प्रकृति प्यारे दोस्तों क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारीय बेसीय होती है। ये स्टार बना रहा हूं मैं यहाँ पर। पेपर में क्वेश्चन आता है धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। सर एग्जाम्पल लेके बताओ ना, तो चलिए एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने एक धातु ले ली Na, सोडियम धातु ले ली। अब जब इसकी ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो याद रखो पेपर में आपसे क्वेश्चन आता है कि धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हो जाता है। तो नॉर्मली वायु से क्रिया करने पर, ऑक्सीजन से क्रिया करने पर धातुएं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो आप बोल दोगे सर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जल्दी से देखिए जब तक मैं पानी पी रहा हूं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने देखा कि भैया जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो सर इससे हो क्या जाएगा, कोई दिक्कत आ जाएगी क्या धातुओं में। हमने सबसे पहले देख लिया कि इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पेपर में बार बार पूछा जाता है। अब ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा लोहा, क्या देखा होगा, लोहा। तो लोहा जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो लोहा जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उस पर क्या हो जाता है, नॉर्मली वाष्प वगैरह हो, नमी वगैरह हो, नमी का वातावरण हो, हल्की सी जल वाष्प हो वायु के अंदर और लोहे से क्रिया करेगा तो तुरंत क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। ध्यान सुनना, जंग लग जाएगी मतलब ये क्या हो जाएगा, यहां पर फेरस ऑक्साइड के रूप में बन जाएगा। फेरस ऑक्साइड मतलब Fe2O3, याद रखना फेरस ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। यहां पर जंग लगी कोई भी वस्तु मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये रंग कैसा हो जाएगा, इसका लाल भूरे रंग का हो जाता है। ये लोहा आपने देखा होगा लाल एवं भूरे रंग का, लाल एवं भूरे रंग का हो जाता है। तो इसी को बोल देते हैं हेमेटाइटिस, हेमेटाइट, हेमेटाइट फेरस ऑक्साइड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पेपर में कभी क्वेश्चन आ गया जंग किसके कारण लगती है, तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है जब भी लोहा, तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। पानी और वाष्प से जब लोहा क्रिया करता है तो जंग लगती है और हल्के लाल भूरे रंग का लोहा हो जाता है, जिसके कारण उसका वजन बढ़ जाता है। जंग लगने के कारण उस पर एक परत छा जाती है, पपड़ी सी जम जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका वजन बढ़ जाता है। और ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर पेपर में आपसे पूछ ले तो। इतना आप अपनी किताब में ध्यान सुनना, एक्स्ट्रा चीजें जो मिल रही हैं वो लिखते जाइए। साइड में अपनी किताब आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड आप लिख सकते हो। Fe2O3 को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। जो फेरस ऑक्साइड है वो कैसा हो गया, हाइड्रेटेड हो गया, वायु में आ गया। अगर हाइड्रेटेड नहीं रहेगा, नमी चली जाएगी तो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड के नाम से भी जंग को जाना जाता है, Fe2O3, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। इतना क्लियर हो गया। अब सर आपने बोल दिया धातुओं के रासायनिक गुण में, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखा लिखा है बता देता हूं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। धातु ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, धातु जैसे सोडियम तो सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं पानी के साथ अभिक्रिया। धातुएं जब पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। चलिए जब धातुएं, नॉर्मली धातु ले लो, मेटल ले लो, कोई भी मेटल,
प्लस H2O पानी से क्रिया करती हैं तो क्या बनाएंगी, ध्यान से सुनना। धातुएं जब क्रिया करेंगी पानी से तो धातु हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगी, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगी, हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और पॉप का साउंड आता है, पॉप पॉप। छोटे छोटे से उसमें क्या जाते हैं, हल्के हल्के से गुब्बारे टाइप के बनते हैं, वो फटते हैं और वैज्ञानिकों को मजा आया, उन्हें लगा पॉप पॉप का साउंड आ रहा है। तो नॉर्मली जब भी क्रिया करते हैं पानी से तो कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, जल्दी से बताओ सभी लोग। तो आप बोलोगे सर पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है और क्या हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती और कुछ ठंडे पानी से क्रिया करती हैं, अभी हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहले सर एक एग्जांपल बताओ। चलिए यहां पर मान लो हम वही Na हमारा सोडियम ले लेते हैं। सोडियम जब जल से क्रिया करता है, H2O से क्रिया करता है तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ ही साथ क्या कर देता है, वो हाइड्रोजन गैस प्लस पॉप का साउंड कर देता है, पॉप। ठीक है, पॉप की आवाज आती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है और NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा घरों पर रखा रहता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम जब जल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती, जैसे एल्यूमिनियम धातु हो गई। आप अपनी किताब में साइड में आप लिख सकते हैं कि भैया जो एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये धातु, प्लस का निशान ना लगा के मैं एंड लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, ठंडे जल से क्रिया नहीं करती। पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। कौन सी धातु गर्म जल से क्रिया कर लेती है, तो ये गर्म पानी से क्रिया कर लेते हैं, गर्म जल से क्रिया कर लेते हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी उत्कृष्ट धातु होती हैं जो प्रकृति में नोबल कैरेक्टर को दर्शाती हैं, जो किसी से भी क्रिया नहीं करती, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, AgAu, सोना चांदी। तो सोना चांदी में भी क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मली ये पानी के साथ अभिक्रिया बहुत कम करती है। मैंने आपको किताब के अंदर आप चेक करोगे तो कोष्टक बनाकर दे भी दिया है, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम वगैरह ये ज्यादा क्रिया नहीं करती हैं, ध्यान से सुनना। क्लियर हो गया। और जबकि आप देखोगे कि सोडियम, तो सोडियम जल के साथ में तीव्रता से क्रिया करती है। पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सी धातु तीव्रता से क्रिया करती है, तीव्रता से क्रिया, तो आप बोल दोगे सर तीव्रता से सोडियम क्रिया कर देगी। नॉर्मली सोडियम धातु क्या कर देगी, तीव्रता से क्रिया करेगी। जबकि आप देखोगे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, वहीं पर आप कॉपर ले लो, आप सोना ले लो, चांदी ले लो, ये भी ज़्यादा क्रिया नहीं करती हैं। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, सर जब भी कोई भी मेटल, रासायनिक गुण देख रहे हैं, भौतिक देख लिया हमने, रासायनिक देख रहे हैं, जब भी कोई मेटल जल से क्रिया करेगी, जब भी कोई धातु को आप पानी के अंदर लेकर जाओगे तो वो क्या कर लेगी, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बना देगी। हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोक्साइड बना देगी। और कौन सी गैस निकलती है, तो आप बोल दोगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और साउंड कैसा आता है, पॉप का। वो पेपर में सीधा क्वेश्चन देगा, सोडियम को हमने पानी में फेंक दिया, कैसी आवाज आएगी, पॉप आवाज आएगी। सोडियम को हमने पानी में डाल दिया, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सोडियम को हमने नॉर्मली वायु में रख दिया तो क्रिया करके क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब हम देखने वाले हैं, चलिए जितना मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया वो नोट करते चलना रामबाण किताब में। रामबाण किताब इसीलिए मैंने आपको दी है, वो नोट्स का काम करेगी आपके लिए। तो प्यारे दोस्तों किताब आपके पास होना चाहिए, बिना किताब के क्या होगा, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैंने हर एक चीज किताब में दे दी है आपको भर के। एकमात्र किताब है जो आपको हर एक एग्जाम का सॉल्यूशन दिलाएगी।
ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी दे रखी हैं, आपने पढ़ा नहीं है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। हाईलाइट करते चलना, लिखते चलना। अभी तो शुरुआती है सफ़र, अभी तो हमें बहुत धातुएं देखनी है कौन सी पेपर में आती हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं पानी के साथ अभिक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। और मेटल प्लस वाटर, मेटल धातु वाटर बोले तो आपका क्या हो जाएगा, H2O हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यहाँ पर NaOH मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, और साउंड कैसा आएगा, पॉप का आ जाएगा। क्लियर हो गया। निम्न धातुएं जो पानी के साथ अभिक्रिया बहुत कम करती हैं वो कौन सी हैं, कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम। मैंने बताया कि ठंडे पानी के साथ क्रिया कौन कौन सी नहीं करती हैं, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। लेकिन जैसे ही पानी गर्म होता है तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम उस पर क्रिया करने लगती हैं। इतना क्लियर हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हुआ, आप जल्दी देख लो चीज़ों को। अब हम देखने वाले हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आते हैं, मैं आपको करवाऊंगा, फिर देखेंगे हम आपसे कितने बन रहे हैं। मैं यूट्यूब पर करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो नॉर्मली कोई भी मेटल ले लो और यहाँ पर कोई भी एसिड ले लो। तो जब भी हम मेटल का एसिड के साथ में संबंध करते हैं तो मेटल क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्ल क्या होता है, एसिटिक प्रकृति का अम्ल। तो क्षार और अम्ल मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, लवण बन जाएगा। लवण बनने के साथ में कौन निकलेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर मेटल ले लो, हमारा सोडियम ही चल रहा है, वही ले लेते हैं, Na। सोडियम जब HCl के साथ क्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, तो यहाँ पर लवण में क्या बन जाएगा, NaCl, जिसे हम नॉर्मली साधारण नमक के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड, जिसे हम घरों पर नॉर्मली खाते हैं, और यहाँ पर NaCl और H मतलब क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो जल के साथ क्रिया करने पर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और अम्ल के साथ क्रिया करने पर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। इतना क्लियर हो गया। अगर अम्ल के साथ धातुएं क्रिया करेंगी तो वो क्या बनाएंगी, लवण, क्योंकि धातुओं की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षार और अम्ल जब मिलते हैं तो वो लवण बनाते हैं, बेस, और एसिड मिलते हैं तो याद रखना वो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। मतलब अम्ल और क्षार का मिश्रण जब होता है उसी को हम उदासीनीकरण कहा जाता है। क्या इतना क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से देखते जाइए, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो धातुएं अम्ल के साथ जब क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो किसे विस्थापित कर देती हैं, तो हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, वो विस्थापित कर देती हैं। तो अब सर क्या सभी की सभी धातुएं ये सारी की सारी क्रिया करेंगी, क्या सारी की सारी धातुएं बराबर मात्रा में क्रियाशील होती हैं? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, इस पर हम विचार करते हैं, देखते हैं। उससे पहले अम्ल के साथ अभिक्रिया में आपको बता देता हूं, धातुएं अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं, जैसे मेटल एसिड सॉल्ट बना देंगी और हाइड्रोजन गैस, सोडियम प्लस HCl तो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब कुछ धातुएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, तो क्रियाशीलता आपसे पूछ ली जाती है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर धातुओं की क्रियाशीलता। यहां हम क्या देखने वाले हैं, धातुओं की क्रियाशीलता। सर ये क्रियाशीलता का मतलब क्या है, तो सुनना, धातुओं की क्रियाशीलता मतलब कोई सी धातु कितनी जल्दी किसी भी चीज से क्रिया कर लेती है। अगर खुले में छोड़ दिया तो आसपास की चीजों से क्रिया करके कितनी खराब हो जाएगी जल्दी। कौन सी है जो बिल्कुल खराब नहीं होगी, जैसी है वैसी रहेगी। ऐसा मान लो कि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला तो किसी की संगति में आकर कितनी जल्दी खराब होता है, और कोई महापुरुष जब घर से बाहर निकला तो लोग उसकी संगति में आकर अच्छे हो जाते हैं, मतलब वो खराब
अब नहीं होता है। तो याद रखना धातुओं में भी क्या होता है, क्रियाशीलता का गुण पाया जाता है। तो इसकी आपको ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक घटते हुए क्रम में, क्रियाशीलता के आधार पर घटता हुआ क्रम में आपके सामने लिख रहा हूं। तो याद रखने के लिए क्या हो जाएगा, कहना क्या मंगल जीलो सीता। ट्रिक क्या हो जाएगी, कहना क्या मंगल जीलो सीता, कहना क्या मंगल जीलो सीता। चलिए तो यहां पर सर ये मतलब क्या निकल रहा है, तो यहां पर कहने से क्या निकलेगा, कहना क्या मंगल के, तो यहां पर के बोले तो पोटेशियम, यहां पर क्या जाएगा, के बोले तो पोटेशियम। ये क्रियाशील सबसे ज्यादा कौन रहेगा, पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम, Na बोले तो सोडियम। अगर आप इन्हें कहीं पर भी रख दोगे, पोटेशियम और सोडियम दोनों इतनी जल्दी क्रिया कर लेंगी भाई साहब, इतनी मुलायम होती है कि आप चाकू से तक काट डालोगे दोनों को। इसीलिए दोनों को उठा के भाई खराब ना हो जाए तो मिट्टी के तेल में डाल देते हैं कि भाई पानी से क्रिया ना कर ले, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी, अम्लों से क्रिया कर लेगी, इसको खुला मत छोड़ो। ये घर से निकला और ये तुरंत के तुरंत दूसरे की संगति में आकर खराब हो जाएगी या खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको डिब्बे में बंद करके रखना पड़ता है, केरोसिन के अंदर। सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो कहना क्या 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 से क्या निकलेगा आपका, Ca, कहना क्या, Ca बोले तो कैल्शियम। तीसरे नंबर पर क्रियाशील कौन सा जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। अभी हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अलग अलग कैल्शियम से चीजें बनेंगी। चूना बनेगा, चूना पत्थर बनेगा, घर पे पुताई करते हैं, वो सारी चीजें कैल्शियम से बन जाएंगी। मंगल, मंगल ध्यान से सुनना, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, Mg बोले तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और उसके बाद में क्या जाएगा, Al बोले तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अगर मैग्नीशियम का ऑक्साइड है और वहां पर एल्यूमिनियम आ जाए, तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड को खत्म करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, क्योंकि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों पर प्रभावी होता है, ज्यादा शक्तिशाली कम को दबाने की कोशिश करता है। तो याद रखना यहां पर मान लो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसके बाद में क्रियाशीलता धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो अब सुनना, कहना क्या मंगल जीलो, जी पर क्या हो जाएगा, Zn, Zn बोले तो जिंक, क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। अब क्रियाशीलता घटती जा रही है, इन्हें किसी से मतलब नहीं रहेगा। लो फॉर लोहा, Fe, Fe मतलब क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। सी से सीसा, Pb आपने सुना होगा, Pb बोले तो सीसा, और ता फॉर कॉपर, तांबा, कॉपर बोले तो तांबा। तांबे के बाद में क्या आ जाएगा, और भी आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं। चलिए इनको इधर खिसका देते हैं, ठीक है। इनके बाद और भी आ सकते हैं क्या सर, बिल्कुल आ सकते हैं, जो बिल्कुल धीरे धीरे क्रियाशीलता को घटा देंगे। आपने सुना होगा Ag, Ag बोले तो चांदी। फिर इसके बाद में कौन सा जाएगा, Au, Au बोले तो आपका सोना। तो ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सोना वगैरह आप देखोगे नदियों में लोगों को ऐसे ही सोना मिल जाता है, कहीं भी गड़ा हुआ सोना मिल जाता है, तो प्योर रूप में मिलता है सोना। तो ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, घटता जा रहा है, घटता क्रम है ये। ध्यान से सुनना, ये क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते हुए क्रम में है, घटता हुआ क्रम। जल्दी से आप देखिए, पेपर में पूछेगा, जल्दी से एक बार अपनी कॉपी में लिख के देखो, मैंने किताब में भी आपको लिख कर दिया है, धातु अम्लों से, ठीक है। तो यहां पर क्रियाशीलता का घटता क्रम मैंने लिख दिया। सबसे ज्यादा कौन सा आ जाएगा आपका, पोटेशियम, फिर सोडियम। पोटेशियम और सोडियम दोनों में चलता है, तो कभी सोडियम कभी पोटेशियम पूछ लेता है, तो सोडियम भी और पोटेशियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है।
लेकिन मुख्यतः पेपर में वो सोडियम पूछ लेता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं, एक एक धातु को फिर हम देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को खत्म कर देती है, मतलब उसके गुण छीन लेती है। क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी है? पोटेशियम की। सबसे कम क्रियाशीलता किसकी है? सोने की है। ये किसी से क्रियाशील नहीं होते हैं। तो पेपर में आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो अब आप बता पाओगे क्या? जल्दी से बताओ। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ धातुओं के बारे में बात करने वाले हैं। पेपर में आपसे पूछ लेता है कि हमारी भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु, हमारे शरीर में कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, इन सभी को मैंने आपकी रामबाण किताब में दे रखा है। लेकिन मैं यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट या फिर मैंने किताब में दिया है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब हमने ये देख लिया था पॉप का साउंड आता है, इस तरह से इन्होंने क्या किया है, एक प्रयोग किया है जिसमें ये जलाकर दिखा रहे हैं कि साउंड कैसा आ रहा है। चलिए, अब धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, धातुएं अम्लों से क्रिया कर उनसे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। ट्रिक नॉर्मली मैंने आपको बता दिया था, कहना क्या मंगल जीलोसीता, एक बार बोलो, कहना क्या मंगल जीलोसीता, कहना क्या मंगल जीलोसीता। फिर एजी और यू, चांदी और सोना तो घर घर में रहता है। तो ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। अब आप कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट है, भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी आ जाएगी आपकी? एल्यूमिनियम। पृथ्वी के अंदर भी सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। तो अगर आपसे पूछा जाए भूपर्पटी पर, या भूपर्पटी पर पहले नंबर पर और पृथ्वी के अंदर दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आप बोल दोगे एल्यूमिनियम। और अगर आपसे पूछा जाए भूपर्पटी पर दूसरे नंबर पर लोहा अगर ऑप्शन में ना हो तो आप लगा देना सिलिकॉन। क्या लगा देना? सिलिकॉन भी भूपर्पटी पर दूसरे नंबर पर पाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उपधातु। उपधातुओं का मतलब होता है धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सिलिका, क्वार्ड, जो रेत आप यूज करते हो घर को बनाने में या समुद्रों के आसपास रेत मिलती है, वो विद्युत की कुचालक है, लेकिन तापमान बढ़ने पर वो सुचालक बन जाती है। इसीलिए क्या बोला जाता है? सिलिका भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु, उपधातु है। समुद्र हैं बड़े बड़े, कितना 71% पानी है, तो समुद्र होंगे ही होंगे, और समुद्र में क्या होगी? सिलिका होगी, रेत होगी। क्लियर हुआ? हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन हमारे अंदर है, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन जितनी आती है उतनी चली जाती है, इसलिए वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम, क्योंकि हमारी हड्डियां किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से बनी होती हैं प्यारे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जगह जगह पर भरा हुआ है हाइड्रोजन। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, और भविष्य में अगर हमने हाइड्रोजन का अच्छे से उपयोग कर लिया तो हमें ऊर्जा का संकट बिल्कुल भी नहीं आएगा, सारी चीजें हमें नॉर्मली प्राप्त हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। वातावरण में कौन सा सबसे ज्यादा तत्व है? तो नाइट्रोजन। वातावरण मतलब वायु जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, उस वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। फिर अब इसके बाद में हम एक एक धातु पर चलेंगे। पहले आपको इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए, जितने लोग भी देख रहे हैं, क्या इतना आप सभी को क्लियर हो गया? चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक एक धातु को पढ़ने वाले हैं। सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, आपका सीसा, मैग्नीशियम, तो कितनी धातुएं होती हैं, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब ध्यान से सुनना, यहां पर हम देखने वाले हैं कि पूरी की पूरी प्रकृति में क्या होते हैं? 118 तत्व होते हैं। पूरी की पूरी प्रकृति में कितने हैं? 100। आवर्त सारणी में आप देखते हो ना, 118 तत्व हैं। 118 तत्वों में आप देखोगे कुछ धातुएं हैं और कुछ अधातु हैं, धातु हैं और कुछ अधातु हैं।
अधातु के अंतर भी कुछ उपधातुएं आ जाएंगी, उपधातु, और उन्हें मुख्य रूप से कुछ को अधातु में शामिल करेंगे। ठीक है, 3 भागों में शामिल किया है। धातुएं कितनी आ जाएंगी 91, उपधातुएं कितनी आ जाएंगी 7, बची कितनी उपधातुएं कितनी है 7, तो कितनी हो गई ये ध्यान से सुनना, इसको यहां रख देते हैं। तो 91 7 98, बची कितनी अधातुएं 20 क्या हो जाएंगी अधातु हो जाएंगी, 20 क्या हो जाएंगी अधातु। तो अब क्या सर आप मुझे हम लोगों को 91 धातुएं पढ़ाने वाले हो, 91 नहीं, कुछ पेपर में जो पूछता है आपसे सबसे ज्यादा मुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती है, कौन सी धातु क्या करती है, किससे क्रिया करके क्या बनता है, कि भाई आप देखोगे कि धावन सोडा कैसे बनता है, सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, क्यों स्याही लगाई जाती है, कैसे कौन सा काम करता है, सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, सारी तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट सारी धातुएं मैं पढ़ाऊंगा, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे दोस्तों, उसको मिस मत कर देना। तो जितने लोग एप्लीकेशन पर देख रहे हैं अपनी बुक रखना सामने और हाईलाइट करते चलना, बुक में जितना दिया है उतना तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और उससे अंदर जो जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो भी मैं आपको सारी की सारी नोट डाउन करवाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।